हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 12 के चैप्टर 10 का टॉपिक नंबर 10.5 प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण तथा यंग का प्रयोग। तो इसमें हम यंग का प्रैक्टिकल देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा और एकदम इजी है। जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में बात करी थी संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण की, तो सबसे पहले हम वो देख लेते हैं कि संपोषी व्यतिकरण क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जब भी हमारी दो तरंगे श्रृंग के रूप में एक बिंदु पे मिलती है, उस समय उसका आयाम बढ़ता है और आयाम बढ़ेगा तब उसकी तीव्रता भी बढ़ेगी, अधिकतम हो जाएगी। उसको हम कहेंगे संपोषी व्यतिकरण। ठीक है, जिस समय आयाम बढ़ता है, तीव्रता अधिकतम होती है, उसको बोलेंगे संपोषी व्यतिकरण। और विनाशी व्यतिकरण क्या होता है? जब दो तरंगे श्रृंग तथा गर्त के रूप में मिलती है दो बिंदुओं पर, दोनों एक दूसरे को नष्ट कर देती है, उस समय जो तीव्रता होगी वो शून्य होगी या न्यूनतम होगी, तो उसको हम बोलेंगे विनाशी व्यतिकरण। ये दोनों हम पहले टॉपिक में पढ़ चुके थे। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी संपोषी व्यतिकरण होगा उस समय हमें दीप्त फ्रिंज मिलेगी। दीप्त फ्रिंज क्या होती है मैं आपको आगे बताती हूँ। संपोषी व्यतिकरण में दीप्त फ्रिंज मिलेगी और उसमें तीव्रता अधिकतम होती है। ठीक है, तीव्रता अधिकतम होगी तो संपोषी व्यतिकरण होगा और संपोषी व्यतिकरण में हमें दीप्त फ्रिंज मिलेगी। उसी तरह जब तीव्रता न्यूनतम होगी या शून्य होगी उस समय हमें विनाशी व्यतिकरण मिलता है और अदीप्त फ्रिंज यानी कि डार्क फ्रिंज मिलती है। चलिए अब ये हम देखते हैं कि फ्रिंज क्या होता है। यंग ने प्रयोग किया था, एक यहाँ पे झिरी है, यहाँ पे स्रोत है। तो जब मैंने स्रोत को ये झिरी के सामने रखा तो तरंगे यहाँ से ये झिरी में से पसार होगी और यहाँ पे हमें गोलाई में तरंगे मिलेगी। ठीक है, तो ये तरंगे आगे द्वितीयक रूप में होती है, जैसे कि हमने हाइगन्स के सिद्धांत में पढ़ा था। ये तरंगे द्वितीयक की तरह कार्य करेगी, तो ये तरंगे आगे जाके वापस से दो झिर्री में से पसार होंगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दो झिर्री है, S1 और S2। तो ये तरंगे आगे दो झिर्रियों में से पसार होगी, तो दोनों झिर्रियों की अपनी अपनी अलग अलग गोलाई आकार की तरंगे उत्पन्न होगी। और ये जो प्रकाश है वो ये एक पर्दा है, इस पर्दे पे जाएंगी तो हमें बहुत सारे दीप्त और अदीप्त फ्रिंज यानी कि लाइनिंग की तरह मिलेंगे। ठीक है, ये पर्दे के ऊपर हमें दीप्त और अदीप्त फ्रिंज मिलेंगे। ठीक है, दीप्त फ्रिंज कब मिलेंगे? जब तीव्रता अधिकतम होगी, और अदीप्त कब मिलेगी? जब तीव्रता न्यूनतम होगी। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये होते हैं फ्रिंज का पैटर्न इस तरह से। ये जो ब्लैक दिख रहा है वो हो गई दीप्त और जो व्हाइट है वो हो गई अदीप्त। तो इस तरह इसको बोलते हैं फ्रिंज। फ्रिंज और कुछ नहीं है, ये लाइनिंग होती है। जब तीव्रता अधिकतम होती है तो हमें संपोषी व्यतिकरण यानी कि दीप्त फ्रिंज मिलती है, और जब न्यूनतम होती है तो हमें अदीप्त फ्रिंज मिलती है। तो ये प्रयोग सबसे पहले यंग ने किया था। अब इसको ही हम सॉल्व करने के लिए इस तरह देखते हैं। ये दो स्रोत है मेरे पास, S1 और S2, दोनों के बीच की दूरी है स्मॉल d। ठीक है, अब इस बिंदु ये पर्दे पे हमें इस बिंदु पे फ्रिंज मिल रही है जो कि नाम ले लिया हमने P। तो P से A तक की दूरी ले ली x। अब दोनों स्रोत S1 से P की दूरी R1, S2 से P की दूरी हो गई R2। S1 से ये हो गया लंबवत खींची हमने M। ठीक है, O से P को जोड़ दिया और S2 से ये दूरी हो गई इतनी कैपिटल D। अब हम सॉल्यूशन निकालेंगे इसका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको लिखना है कि इसके पथ का अंतर कितना है। पथ का अंतर वो कैसे ढूंढोगे? ऐसे S1P माइनस S2P। तो हम लिखेंगे S2P माइनस S1P जो कि होगा R2 माइनस R1। तो क्या इतना मिलेगा हमें, इसमें से इतना माइनस कर देंगे तो ये मिलेगा हमें। तो ये मिल गया हमें S2M। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे S2M। ये R2 माइनस R1 मिला हमें S2M। अब हमें क्या करना है, दो ट्राइंगल लेंगे, त्रिभुज S1 S2M में। यहाँ पे देख सकते हो S1 S2M, ये वाले त्रिभुज में tan थीटा का सूत्र क्या बनेगा, tan थीटा इज इक्वल टू सामने की तरफ अपॉन हाइपोटेनियस। सामने की तरफ क्या है, S2M अपॉन S1 S2। ये 90 है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, तो S2M S1 अपॉन S2। S2M ये क्या है, R2 माइनस R1, और S1 S2 क्या होगा, D। तो ये हमें क्या मिला, tan थीटा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन D, ये मिला। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने सूत्र लगाया सामने की तरफ अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ये है साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे साइन थीटा आएगा, ये हो गया साइन थीटा। ठीक है, तो अब क्या करना है, R2 माइनस R1 इज इक्वल टू D साइन थीटा होगा, इसको बोल देते हैं नंबर 1। अब हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज OPA में। तो इसमें क्या करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू, ये देखिए OPA, ये वाला त्रिभुज, इसमें tan थीटा क्या होगा, सामने की साइड अपॉन ये वाली, ठीक है, पास वाली। तो इसमें क्या होगा, PA अपॉन OA। PA क्या है, X अपॉन OA क्या है, ये अंतर होगा कैपिटल D। तो ये क्या मिला हमें, tan थीटा इज इक्वल टू X अपॉन D। अब हम ये मानते हैं कि अगर थीटा स्मॉल है, अगर थीटा छोटा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे साइन थीटा की जगह tan थीटा लिख दूँ। समीकरण 1 में R2 माइनस R1 इज इक्वल टू D tan थीटा, और tan थीटा की कीमत कितनी है, X अपॉन D। तो R2 माइनस R1 इज इक्वल टू, ये स्मॉल d लिखा, और tan थीटा की कीमत है X अपॉन कैपिटल D। तो ये मिल गया मुझे R2 माइनस R1 की कीमत। इसको दूसरी तरह से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, S2P माइनस S1P इज इक्वल टू XD अपॉन D। तो इसको आप दोनों तरीके से लिख सकते हो, दोनों तरीके से ये सही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब स्क्रीन पे हमें तीव्रता मिलती है, तो तीव्रता का सूत्र लिख देते हैं। सबसे पहले तो तीव्रता का क्या होगा सूत्र, I इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर के R2 माइनस R1 अपॉन 2। अब यहाँ पे R2 माइनस R1 क्या मिला है आपको, XD अपॉन कैपिटल D। तो यहाँ पे रख देते हैं I0 cos स्क्वायर के XD अपॉन कैपिटल D। दो लाइट की इतनी तीव्रता है। अब हम देखेंगे कि कहाँ पे हमें संपोषी व्यतिकरण मिलता है और कहाँ पे हमें विनाशी व्यतिकरण मिलता है, यानी कि कहाँ पे दीप्त फ्रिंज मिलती है, कहाँ पे अदीप्त फ्रिंज मिलती है। ठीक है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहली होगी स्क्रीन पे, जो पहला बिंदु होगा उसको हम बोलेंगे फर्स्ट अधिकतम, यानी पहला अधिकतम। उसके ऊपर जो होगी उसको बोलेंगे सेकंड अधिकतम। इस तरह हम ऊपर ऊपर बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा पर्दा है। यहाँ पे हम लेते हैं ये पहला बिंदु P, दूसरा है PM, तीसरा है PM+1। तीनों का अंतर ले लेते हैं। इसका अंतर हो गया X, ये PM है तो इसका अंतर हो गया XM, और इसका अंतर हो गया XM+1। ठीक है, तो ये तीनों का हमने अंतर ले लिया। अब हम
दो दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। अब हम ज्ञात करेंगे दो दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी। तो यहाँ पे बात हो रही है दीप्त फ्रिंज। दीप्त फ्रिंज कब होगा? जब तीव्रता अधिकतम होगी। तीव्रता अधिकतम कब होगी? जब संपोषी व्यतिकरण होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो संपोषी व्यतिकरण का पठांतर क्या है? एन लैम्बडा। अब यहाँ पे हमें किसके लिए चाहिए? एक्स एम के लिए और एक्स एम प्लस 1 दूरी के लिए चाहिए। तो एक्स एम के लिए पठांतर एम लैम्बडा हम लिखेंगे। एन की जगह क्या हो जाएगा? एम, क्योंकि यहाँ पे एम लिया है। ठीक है, तो हम इसका सूत्र लिखेंगे एक्स एम डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू एम लैम्बडा, क्योंकि अभी हमें सूत्र मिला था R2 माइनस R1 इज इक्वल टू एक्स डी अपॉन डी। तो यहाँ पे पठांतर क्या है? एम लैम्बडा है। तो एम लैम्बडा इज इक्वल टू एक्स एम डी अपॉन कैपिटल डी। उसी तरह एक्स एम प्लस 1 के लिए क्या सूत्र बनेगा? के लिए सूत्र हम लिख सकते हैं एक्स एम प्लस 1 डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा? एम प्लस 1 लैम्बडा। ये नंबर 1 और ये नंबर 2। तो हमें क्या करना है? 2 में से 1 को माइनस करना है। तो जब हम 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या होगा? एक्स एम प्लस 1 अपॉन डी माइनस एक्स एम डी अपॉन डी इज इक्वल टू एम प्लस 1 लैम्बडा माइनस एम लैम्बडा। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें ब्रैकेट ओपन कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया है और इन दोनों में से एक्स अपॉन डी स्मॉल डी अपॉन डी को कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पे एम लैम्बडा कैंसल। तो यहाँ पे क्या बचेगा? डी अपॉन डी एक्स एम प्लस 1 माइनस एक्स एम इज इक्वल टू लैम्बडा। इसको हम इधर ले लेते हैं। तो एक्स एम प्लस 1 माइनस एक्स एम इज इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन डी। ये मिल गया हमें इन दोनों के बीच का पठांतर, यानी दो फ्रिंज, ये इन दोनों के बीच की दूरी हमें मिल गई। इसको हम दूसरे इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू लैम्बडा डी अपॉन डी। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब इसी तरह से हम दो अदीप्त फ्रिंज के बीच में दूरी ज्ञात करेंगे। अब ज्ञात करेंगे हम अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी। तो अदीप्त फ्रिंज कब होगी? जब विनाशी व्यतिकरण होगा तब। तो उसमें पठांतर का सूत्र क्या बनेगा? 2n माइनस 1 लैम्बडा बाय 2। तो यहाँ पे अब pm के लिए सूत्र क्या लिखेंगे हम? pm के लिए लिखना है एक्स एम डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू 2। n की जगह क्या आ जाएगा? m माइनस 1 लैम्बडा बाय 2। ये हो गया नंबर 1। p m प्लस 1 के लिए क्या बनेगा? x m प्लस 1 d अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू 2। m की जगह आ जाएगा m प्लस 1 माइनस 1 लैम्बडा अपॉन 2। इसको बोल देते हैं नंबर 2। अब यहाँ पे भी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करेंगे तो ये क्या बनेगा? एक्स एम प्लस 1 डी अपॉन कैपिटल डी माइनस एक्स एम डी अपॉन डी इज इक्वल टू, दोनों में लैम्बडा अपॉन 2 कॉमन है, कॉमन ले लिया। मैं डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन करके लिख रही हूँ। तो क्या बनेगा? ये 2m प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2m प्लस 1। यहाँ पे क्या कट हो रहा है? 1 1 कैंसल, 2m कैंसल, लैम्बडा अपॉन 2 है तो यहाँ पे 2 बचा है, वो भी कैंसल। यहाँ नेक्स्ट स्टेप में मैं करती हूँ एक्स एम प्लस 1 डी अपॉन डी माइनस एक्स एम डी अपॉन डी इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 और यहाँ पे 2 बचा है, 2 2 कैंसल। इसमें से डी अपॉन डी को कॉमन ले लेते हैं। तो डी अपॉन कैपिटल डी एक्स एम प्लस 1 माइनस एक्स एम इज इक्वल टू लैम्बडा। तो ये क्या बनेगा? एक्स एम प्लस 1 माइनस एक्स एम इज इक्वल टू लैम्बडा डी अपॉन डी। ये मिल गया मुझे अदीप्त फ्रिंज के लिए। अदीप्त फ्रिंज की दूरी आप लोग देख सकते हो कि दोनों के बीच की दूरी सेम है, यानी कि दीप्त बिंदु हो या अदीप्त बिंदु हो, दोनों के बीच की दूरी समान रहती है। तो इसको हम दूसरे तरीके से लिखेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू लैम्बडा डी अपॉन डी। तो ये हो गया हमारे पास यंग का प्रयोग करके जो हमें दीप्त
अदीप्त फ्रिंज मिल रही थी उनके बीच की दूरी होगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंदी है पर आप अच्छे से समझोगे तो समझ में आ जाएगा।